Hello friends, good evening. Welcome to the Sarokar classes. I am Aditya प्रताप सिंह. I am here with the new current affair class. फ्रेंड आज हम लोग फिर से द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है और जो न्यूज़ सेक्शन आता है उसको एनालिसिस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बिना कुछ ज़्यादा डिस्टरबेंस और बिना कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़न लिए हुए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का फ्रेंड मोटिवेशनल कोट है कि सक्सेस इज़ नॉट फाइनल. सक्सेस है वो फाइनल नहीं है, ठीक है. और ना ही फेलियर बहुत फटाल होता है, मतलब ना ही फेलियर बहुत ख़तरनाक होता है. ये आदमी का करेज होता है कि वो उसको किस तरीके से लेके चल रहा है. मीन्स जैसे अगर आप मान लीजिए कि इसको करंट अफेयर्स देखते रहे, ठीक है. करंट अफेयर्स आप देखते रहे, आप ये नहीं सोच रहे हो कि मुझे सक्सेस मिलेगी या फिर मुझे फेलियर मिलेगा. सिर्फ आप ये कर रहे हो, अपना कर्म कर रहे हो. जैसा कि कृष्ण जी ने कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है. उसी तरीके से आप लोग कह सकते हो कि ये कोट है. तो आप लोग केवल अपने काउंट को काउंट करो, ना कि अपने सक्सेस और फेलियर को देखो. और फेलियर फ्रेंड्स जो लाइफ का वो एंड नहीं होता है, ठीक है. सक्सेस तो आपको मिल ही जाएगी एक ना एक दिन. और सक्सेस फाइनल मत रखिए. अगर आप जिस मंजिल पे आपने सोचा है, अगर उस मंजिल पे आप पहुंच जाते हो तो भी आप बैठिए मत, उससे आगे बढ़िए और कुछ उससे भी बड़ा करके दिखाइए. चलिए फ्रेंड, आज अपने एडिटोरियल पे पहले एक एनालिसिस ले लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं. ये वाला फ्रेंड आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है. इसमें आपका पूरा लोकपाल एंड लोकायुक्त पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ये सबसे आज सबसे लास्ट में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, न्यूज़ पोर्शन भी डिस्कस करने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल मैनर में कवर करने वाले हैं. क्या इशू है, कौन लोकपाल होता है, कौन लोकायुक्त होता है, कैसे ये लोग बनते हैं, सब कुछ, ठीक है फ्रेंड. ये वाला जो आर्टिकल है फ्रेंड, रसिया ने, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिनों से रसिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. तो रसिया ने यूक्रेन के दो रीजन्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है और अपनी फोर्सेज यहाँ पे भेज दिया है, ताकि यूक्रेन के जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पे इन्वेड ना कर सकें. और उन फोर्सेस को जिन्हें रसिया ने यहाँ पे भेजा है उनको पीस कीपिंग फोर्स बोला है रसिया ने, कि मीन्स हमने पीस कीपिंग फोर्सेस को इन दो एरियाज़ में भेजा है. ये दो एरियाज़ अभी इंडिपेंडेंट हैं. मीन्स जैसा कि ये यूक्रेन के अंडर में आते थे, अब ये इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है फ्रेंड. ये वाला आर्टिकल जो है इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है. इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ यही बताया गया है इन्फ्लेशन का कौन सा डाटा कहाँ से लिया गया है, कौन सा इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है. जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, इन्फ्लेशन कितने टाइप्स के होते हैं, इन्फ्लेशन कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी का काम क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, सब कुछ हम लोग ने डिस्कस करके रखा है. इसमें सिर्फ कुछ डाटा दिए हुए हैं फ्रेंड, तो आप लोग उन डाटा को यहाँ से छांट लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में कुछ हेल्पफुल साबित हो सकते हैं अगर आप आंसर राइटिंग वगैरह करते हो तो केवल 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप लिख लीजिएगा इस आर्टिकल से लेके खुद से. यहाँ पे फ्रेंड जो है इसमें बताया गया है इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में. जैसा कि आपको पता है, हमने क्वाड के बारे में डिस्कस किया था. हम लोग ने बहुत ही डिटेल मैनर में क्वाड के बारे में डिस्कस कर रखा है. तो इसमें रसिया और बाइडेन के बीच में, जो कि यूएसए के समय प्रेसिडेंट हैं, बताया जा रहा है कि जैसे यूएसए के जो प्रेसिडेंट नए प्रेसिडेंट बने हैं, ये किस लिए प्रेसिडेंट बने थे. इनका काम था इंडो पैसिफिक रीजन को लेके चलना. लेकिन इस समय ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं रसिया और यूक्रेन के इशू के नाते. तो इसको भी हम लोग डिटेल मैनर में देखेंगे कि क्या फंडा आ रहा है, ठीक है फ्रेंड. ये ऑनलाइन गेमिंग के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर रखा है, उसके बारे में बताया जा रहा है. तो इसको और ही डिटेल मैनर में देखेंगे कि क्या चीज़ें, क्या मुद्दा चल रहा था, ठीक है. ये वाला डिस्कस नहीं करना है. ये लोकपाल लोकायुक्त के बारे में है, ये रसिया और यूक्रेन के इशू के बारे में है. डिस्कस करेंगे कौन कौन सा रीजन हुआ है, ठीक है. ये वाला फ्रेंड केरला की एक यूनिक पेंशन स्कीम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए, और ये वाला आर्टिकल हम आपको बता दे रहे हैं, ये वैसे तो एक रिलेटेड है, स्टेट स्पेसिफिक रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है टॉलीवुड की. जैसा कि आप बॉलीवुड और हॉलीवुड तो जानते ही हो, यहाँ पे टॉलीवुड की बात की जा रही है. टॉलीवुड फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक में थे. आप लोग बताइए किस एक्ट से ये दोनों फाइबर केट हुए थे और किस ईयर में अलग हुए थे. यह आपको कम्युनिटी सेक्शन में क्वेश्चन भी मिला था और सरोकार क्लासेस के इंस्टाग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया गया था. तो अब आप लोग बताइए इसे. इसमें फ्रेंड क्या होता है कि जो हॉलीवुड होता है, बॉलीवुड होता है, इसी तरीके से जो साउथ की मूवीज़ आती हैं उनका हम लोग टॉलीवुड बोलते हैं. वो लोग टॉलीवुड के मूवीज़ होती हैं. तो टॉलीवुड जैसा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक में थे, तो अब बात किया जा रहा है कि टॉलीवुड को तेलंगाना से फिर से आंध्र प्रदेश में ले आया जाए. जैसा कि बाइफरकेशन हुआ था, तो जो टॉलीवुड था वो तेलंगाना में आ गया है. तो इस तरीके से कुछ इशू चल रहा है. इसको आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू रख लीजिएगा. तो चलिए सबसे पहले अपने पहले आर्टिकल पे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फ्रेंड.
ठीक है। ये कुछ न्यूज़ एनालिसिस हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल मैनर में। ये वाला आर्टिकल सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम अच्छे से फ्रेंड, एकदम एक एक पॉइंट इस आर्टिकल का देखेंगे क्या क्या मुद्दा चल रहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपके सिलेबस में भी, यूपीएससी के सिलेबस में भी, या कोई भी पूछ सकता है कि करप्शन को चेक करने के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई थी, ओम्बड्समैन किसको बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले अपने पहले आर्टिकल पे आते हैं और रसिया और यूक्रेन का मुद्दा देखते हैं। कल फ्रेंड क्या हुआ है, दो रीजन को, यूक्रेन के दो रीजन को रसिया ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ पे अपने फोर्सेस को भेज दिया है, जैसा कि उसने बोला है कि ये मेरी फोर्सेस पीस कीपिंग फोर्सेस हैं। तो वो दोनों रीजन यूक्रेन के हैं कौन से, एक तो है फ्रेंड लुहांस्क वाला रीजन, एक है डोनेट्स्क वाला रीजन। ठीक है, ये दो रीजन हैं जिनमें रसिया ने अपनी फोर्सेस लगा दी हैं। और एक तरीके से आप कह सकते हो जो मुद्दा चल रहा था, जिसमें रसिया भी कह रहा था हम लोग इन्वेड नहीं करेंगे इस तरीके से, लेकिन उसने दिखा दिया है और उसने कर दिखाया है। ठीक है फ्रेंड, तो यूक्रेन के दो रीजन्स रसिया ने हथिया लिए हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। और अगर अभी भी, जैसा कि यूएसए वगैरह पहले भी धमकी दे रहे थे रसिया को, अगर आपने ऐसा किया तो मैं सैंक्शन लगा दूंगा या फिर ऐसा कर दूंगा, नेटो के मेंबर्स भी कुछ कह रहे थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हो अगर अभी भी इन लोगों ने कोई स्टेप नहीं लिया तो आगे आने वाले समय में जो केवल अभी रसिया ने दो रीजन हथियाए हैं यूक्रेन के, वो सारे रीजन्स हथिया सकता है। ठीक, वो सारे रीजन्स हथिया सकता है धीरे धीरे करके। और इससे सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा, इससे सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगा फ्रेंड, जैसे कि चाइना जो होता है, मैंने आपको बताया है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ये साउथ चाइना सी में क्या करता है, पहले कुछ कूड़ा वगैरह जो है पहले वहाँ पे लाके एक छोटा सा आर्टिफिशियल आइलैंड बना देगा, फिर बोलेगा कि आइलैंड के बगल का 200 नॉटिकल माइल वाला रीजन, जैसा मैंने आपको बता रखा है पानी में, उस टेरिटरी का हो जाता है। तो ये बोलेगा ये आइलैंड मेरा है, तो इससे 200 नॉटिकल माइल्स तक ये समुद्र भी मेरा हो गया। तो इस तरीके से पूरा साउथ चाइना सी पे कब्जा करना चाहता है। तो अगर रसिया को हम लोगों ने नहीं रोका तो चाइना का भी स्टेप आगे बढ़ाएगा। चाइना भी सोचेगा भाई साहब, जब रसिया को किसी ने नहीं रोका तो हमें कौन रोक सकता है, हम भी अपनी मनमानी करेंगे। तो इस तरीके से चाइना भी अपनी मनमानी करेगा। इस समय म्यांमार में फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि मिलिट्री रूल चल रहा है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है और म्यांमार अपना पड़ोसी देश है। ठीक, तो इस तरीके से म्यांमार भी अपने यहाँ पे कुछ कर सकता है अगर उसको चाइना से हेल्प मिलने लगी तो। ठीक, क्योंकि मिलिट्री रूल जहाँ पे होता है उसका ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जैसा कि पाकिस्तान आप लोग बोलते हो, वहाँ पे कहने के लिए तो है पार्टी, लेकिन वहाँ पे चलता रूल मिलिट्री का ही है। जैसा कि कल के न्यूज़ में भी था कि मिलिट्री का अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है तो आप लोगों ने देखा था कि उसके ऊपर साइबर क्राइम लॉ लाया गया है पाकिस्तान में, उसको 5 सालों की सज़ा भी हो सकती है और फाइन भी बहुत ही कड़े तरीके से लगाया जा सकता है। तो जहाँ पे मिलिट्री होती है फ्रेंड, वहाँ पे मिलिट्री का रूल ही होता है। जैसे अपनी इंडिया है डेमोक्रेटिक है, इस तरीके से ये कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो रसिया ने जो ये दोनों हथियार लिया है रीजन, इसके बारे में अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। कोई वार हो सकता है, जैसे यूएसए कोई वार कर सकता है, ठीक है, या फिर यूक्रेन कोई वार कर सकता है, या फिर नेटो के मेंबर्स कोई वार कर सकते हैं। तो रसिया और यूक्रेन के बीच में मुद्दा क्या चल रहा था, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। हालांकि आप पिछली वाली न्यूज़ एनालिसिस वीडियो में जाके आप देख सकते हो, मैंने एकदम डिटेल मैनर में कवर कर रखा था कि रसिया और यूक्रेन के बीच में मुद्दा क्या है। ठीक, तो फ्रेंड हुआ क्या था कि जब यूएसएसआर था तो उससे जब इसका यूएसएसआर जब अलग हुआ तो इससे 15 छोटी छोटी कंट्रीज़ बनी, उनमें से कुछ कंट्रीज़ के द्वारा नेटो ज्वाइन कर लिया गया। अब नेटो क्या है, नेटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके मेंबर्स, जितने भी इसके मेंबर्स हैं, अगर उनके ऊपर कोई हमला करता है तो ये नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं ये मिलकर उन पे हमला कर देते हैं। तो जब ये छोटी छोटी कंट्रीज़ 15 में से कुछ इससे मिल गई, नेटो में कुछ मेंबर बन गई, तो जब इन 15 कंट्रीज़ ने नेटो को शामिल कर लिया फ्रेंड, नेटो में शामिल हो गई, उसके मेंबर्स बन गए 15 कंट्रीज़ में से कुछ लोग। तो इसी के लिए अब रसिया बोल रहा है कि अगर यूक्रेन भी इसका मेंबर बन गया तो फिर हमारे लिए मुश्किल का काम हो जाएगा। ठीक है, क्या मुश्किल का काम हो जाएगा, जैसा आप लोग देख रहे हैं ये रसिया है, ठीक है, ये यूक्रेन है, इसी के नीचे फ्रेंड एक क्रीमिया वाला रीजन है जिसको जो 2014 में रसिया ने मतलब हथियाया था रेफरेंडम करा के। रेफरेंडम का मतलब मैंने आपको समझाया था जनमत होता है। ठीक है, तो रसिया ने अपने कब्जे में लिया था और यहीं इसी के नीचे ब्लैक सी है फ्रेंड, मैं वो स्लाइड डालना भूल गया, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो या मैप में जाके देख सकते हो खुद। तो ब्लैक सी के थ्रू रसिया जो है वो अपने व्यापार करता है मेडिटेरेनियन सी में वगैरह में जाके, क्योंकि पानी से व्यापार करना थोड़ा सस्ता माना जाता है इसलिए। तो अगर यहाँ पे यूक्रेन भी नेटो का मेंबर शामिल हो गया तो ये भी कुछ कब्जा दिखाएगा इन रीजन्स पे, तो रसिया को फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए रसिया ने पहले ही कब्जा दिखा दिया और इसके 2 रीजन्स में यूक्रेन को यहीं पर इसने उलझा दिया। ठीक,
तो अब ये आगे ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाएगा, और वार वगैरह होगी अगर, तो यूक्रेन के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो रसिया से जीत जाए, अनटिल एंड अनलेस यूएसए या और कोई भी कंट्री इसको सपोर्ट ना करें तब तक। जैसे यूक्रेन के पास ज़्यादा कुछ ना मिलिट्री फोर्स है ना कुछ, लेकिन रसिया, ये समझ सकते हो आप, एक मोटा मोटा आइडिया, ये 5 बिलियन अगर अपने ऊपर खर्च करता है डिफेंस में, तो ये जो है ये 65 बिलियन के आसपास अपने डिफेंस पे खर्च करता है। ठीक है फ्रेंड, रसिया जो है वो 65 बिलियन खर्च करता है। वहीं अगर यूके को आप देखो, तो इसलिए रसिया ने इसको, अब ये 65 बिलियन के आसपास खर्च करता है, तो आप सोच सकते हो इसकी फोर्सेस में क्या होगा और इनकी फोर्सेस में, यूक्रेन की फोर्सेस में क्या होगा। ठीक है, तो और इसके पास टैंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसके पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अपनी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो, तो इंडिया जो है वो रसिया के खिलाफ़ नहीं बोलेगा, क्योंकि अभी हमारी बहुत सारी डील्स रसिया के साथ चल रही हैं, जैसे S-400, AK-207 जो हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, ये सब जो है हम लोगों का डील चल रहा है रसिया के साथ, तो हम लोग, और रसिया हमारा बहुत पुराना मित्र भी रहा है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा रसिया के खिलाफ़ नहीं जा सकते। हालांकि सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में बातचीत करके मैटर को सुलझा लेना चाहिए। अब देखिए यूएसए का क्या रिस्पांस आता है और यूक्रेन का क्या रिस्पांस आता है। ठीक है, यूक्रेन लड़ाई करता है या नहीं करता। अगर यूक्रेन अकेला लड़ाई करेगा तो फिर हार जाएगा, अगर किसी कंट्री ने इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया तो ही ये जीतेगा। अगर आपको अभी भी इशू समझ में नहीं आया तो आप पिछली वाली न्यूज़ एनालिसिस वीडियो जाके देखिए, उसमें रसिया और यूक्रेन का पूरा मैप के साथ आपको समझाया गया था कि क्या इशू चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये केरला की एक यूनिक पेंशन होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसके गवर्नर ने उस पेंशन पे कुछ क्वेश्चन उठाए हैं कि अब इसको बंद करना चाहिए, और उसको यहाँ तक कि टर्म दे दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऐसा करना। अब ये इसमें होता क्या है, इस पेंशन के चलते क्या होता है, लगभग 12 जो, मतलब जैसे कुछ पॉलिटिशियंस हुए, तो इनके कुछ पर्सनल स्टाफ होते हैं। ठीक है, पर्सनल स्टाफ होते हैं, तो इनको इस पेंशन के थ्रू पैसा दिया जाता है। और गवर्नर कह रहे हैं कि अबाउट एस्टीमेट लगभग हम लोग एवरी ईयर जो है वो 8 करोड़ रुपया इस पर खर्च करते हैं। ठीक, 8 करोड़ रुपया हम लोग लगभग एवरी ईयर इस पर खर्च करते हैं। उसमें से कम अगर देखा जाए तो 3,500 रुपये एक आदमी को मिल जाते हैं, जो इनके पर्सनल स्टाफ में होता है उसमें से। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि स्टेट ने 1959 में क्या किया था, केरला स्टेट ने इसमें अलाउ किया था कि केवल 20 ही मेंबर को आप रख सकते हो पर्सनल स्टाफ में। लेकिन ओवर द ईयर ये नंबर अब बढ़ के 30 हो गया है। तो गवर्नर बोल रहे हैं कि जैसा कि केरला फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है, अगर हम इस तरीके की पेंशन इन लोगों को दिया करेंगे, मीन्स आप सोच सकते हो कि एक तो 3,500 रुपये ये, और एक डियरनेस अलाउंस अलग से मिलता है। तो ये सारे अलाउंस अगर हम लोग अभी भी देते रहेंगे पर्सनल स्टाफ को, और केवल मतलब एक सिलेक्टेड ग्रुप को बोल सकते हो आप, केवल सिलेक्टेड ग्रुप जो कि 30 मेंबर्स का होगा, उनको आप देते रहोगे, तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस तो आएगी ही। तो इसीलिए गवर्नर ने बोला है इसको बंद करना चाहिए। इसमें हुआ क्या था फ्रेंड, कि जैसे जब इंदिरा गांधी जी की मतलब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है, 1994 में आप बोल सकते हो, 1994 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो मतलब यहाँ केरला में कांग्रेस लेड एक पार्टी थी डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से। ठीक है, उसने जीता था, तो उसने क्या किया था कि इस पेंशन को रिट्रोस्पेक्टिव, मतलब जैसा कि 1994 में ये लाया कि इसमें इसके तहत इन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में 1982 से जोड़ दिया पैसा। आप सोच सकते हो आप कितने ज़्यादा अमाउंट में इन लोगों को पैसा मिला होगा, कि 1982 से इन लोगों को पैसा जोड़ के अब ये पेंशन दिया जाए। तो आप सोच सकते हो कितना फ़ायदा इन लोगों को मिला होगा। तो गवर्नर ने इसे बंद करने की बात कही है। और पहले क्या था फ्रेंड, पहले इस स्कीम के तहत वही लोग आते थे जो 3 साल से ज़्यादा सर्विस दे चुके हों और 10 साल से रेगुलर जॉब कर रहे हों गवर्नमेंट। ठीक, लेकिन अब क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने, इसे थोड़ा हल्का कर दिया है और कहा है कि आप 2 ही साल बाद, आप अपने जॉब के 2 ही साल बाद इस पेंशन का फ़ायदा उठा सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये एक गलत स्टेप है गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि केरला में इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस है कोविड-19 की वजह से। तो हम लोग देख ही सकते हैं इसको एक गवर्नर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, तो गवर्नर ने ये भी कहा है कि अगर केवल आप एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक पॉलिटिकल ग्रुप को, और जो इसमें में से जो 3,500 रुपये पर मंथ पा रहे हैं, इसमें से आधे लोग केवल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। ठीक, मीन्स ऐसा आप बोल सकते हो जो पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादा करीबी होते हैं उन्हीं को ये लोग पैसा देते हैं, उन्हीं को ये लोग पेंशन के थ्रू पैसा देते हैं, पेंशन के थ्रू पैसा दे रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब अपने करीबी को केवल दो, जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का है ये ना दो। तो ये एक तरीके से इनइक्वालिटी भी है अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अमंग द पॉलिटिकल क्लास। तो इसको देख के अच्छे मैनर में आगे बढ़ना चाहिए। चलिए फ्रेंड, फिर बात करते हैं, जब जो बाइडन बन के आए तो इंडो पैसिफिक रीजन वाले पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है,
इसमें कहा गया, इन्होंने एक 19 पेज का एक डॉक्यूमेंट निकाला इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के बारे में, और क्वाड वगैरह बना, ठीक। उसमें यूएसए भी शामिल है, जो कि जापान के, ठीक है, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे द्वारा ये आइडिया दिया गया था क्वाड बनाने का। क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। तो इसका काम था इंडो पैसिफिक रीजन को टैकल करना, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना। लेकिन जिस तरीके से रसिया इस समय यूक्रेन में हस्तक्षेप कर रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो चाइना भी नहीं डरेगा, किसी से नहीं डरेगा, और वो इंडो पैसिफिक रीजन में पक्का है कुछ ना कुछ इन्वेजन करेगा। तो इस तरीके से बात की जा रही है कि जो क्वाड के लिए इनकी पॉलिसी होनी चाहिए थी, जिसके ऊपर पूरी अमेरिकन सिटीजन ने इनको वोट देके इनको गवर्नमेंट में लाया है। क्यों? क्योंकि एशिया जो है फ्रेंड, उसको एक बहुत ही बड़ा मार्केट हब माना जाता है, ठीक है। और ये सब अमेरिका से यहाँ पे जो है, अगर अपना मार्केट यहाँ एशिया में फैलाएंगे तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर इनको मिलेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, अगर ये इंडो पैसिफिक रीजन को देख के नहीं चलेंगे, अब ये रसिया और यूक्रेन के मामले में इस समय उलझे हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन पे रसिया ने दो रीजन्स पे यूक्रेन के कब्जा कर लिया। तो अब यूएसए साहब ने पहले तो बहुत धमकी वगैरह दी थी, सैंक्शंस वगैरह लगाएंगे, तो अब देखिए क्या करते हैं ये। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ये इंडो पैसिफिक पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं रसिया की वजह से। तो इस तरीके से जो चाइना है, जो अपने आप को वर्ल्ड पावर बता रहा है इस समय, वो आगे बढ़ता जा रहा है, राइटर बोल रहे हैं, ठीक है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूएसए जो है वो अपने ऊपर और इंडो पैसिफिक के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। यूएसए अकेला तो टैकल नहीं कर सकता, और चाइना भी अकेला नहीं बन सकता। तो ये क्या करता है, ये लोगों को कर्जा देकर उनको अपने अंडर में ले लेता है, और यूएसए क्या करता है, दूसरे कंट्री को अपने साथ मिलाकर चाइना को टैकल करता था। लेकिन अब ये सारी स्ट्रेटजीज़ ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि जो बाइडेन साहब का पूरा जो मीन्स कंसंट्रेशन है, वो उन्होंने रसिया और यूक्रेन वाले मुद्दे पर लगा रखा है। तो इस तरीके से इन्होंने जो 19 पेज का एक डॉक्यूमेंट निकाला था, ठीक है, 19 पेज का जो एक डॉक्यूमेंट निकाला था इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, अब वो बेकार हो चुका है, क्योंकि ये ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं उसको किस तरीके से टैकल करना है, इंडो पैसिफिक रीजन को किस तरीके से आगे लेके बढ़ना है, ठीक। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इस समय इंडो पैसिफिक वाला रीजन जो बाइडेन द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया था, तो उस पर इनके द्वारा ध्यान ही नहीं दिया जा पा रहा है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का अलग ही मुद्दा चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इसमें हम लोग ने बात क्या किया था कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसने ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगा दिया था। ये कौन सा था फ्रेंड? कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट था। तो इस एक्ट को जो कर्नाटका का हाई कोर्ट था, उसने क्या बता दिया था, नल एंड वाइड बता दिया था। इसने कहा था, एक बहुत ही अच्छा डिफिनेशन दिया था, इसने कहा था गेम 2 तरीके के होते हैं, एक गेम ऑफ चांस होता है, एक गेम ऑफ लक होता है, ठीक है। एक गेम ऑफ चांस होता है, एक गेम ऑफ लक होता है। गेम ऑफ चांस क्या होता है? गेम ऑफ चांस में जैसे आप लूडो वगैरह खेलते हो, ठीक है, आप देखो, अगर आप ये गेम खेल रहे हो तो इसमें तो चांस है ना कि डाइस आप फेंक दिए, कंप्यूटर के हाथ में है कि वो कितना आपको दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप चेस बोलो तो ये तो आपकी स्किल है, अगर आप कैरम बोलो तो ये तो आपकी स्किल है, तो आप गेम ऑफ चांस को तो बंद कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गेम ऑफ स्किल को आप कैसे रोक सकते हो? गेम ऑफ स्किल, किसी के स्किल को बढ़ावा देने से आप कैसे रोक सकते हो? और मान लिया आपने रोक भी दिया ऑनलाइन, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट क्या बोल रही थी, कर्नाटका गवर्नमेंट बोल रही थी अगर बच्चे इसको खेल रहे हैं तो ज़्यादातर अपने पैसा वगैरह लगा दे रहे हैं, तो वो अभी छोटी सी उम्र में ही कर्जे में दब जा रहे हैं। तो ये तो एक ठीक था, चलिए ठीक है, मान लेते हैं हम। लेकिन अगर आप ऑनलाइन गैम्बलिंग बंद करा दे रहे हो तो ऑफलाइन गैम्बलिंग के बारे में क्या? ऑनलाइन तो आपने बंद कर दिया, लेकिन ऑफलाइन के बारे में क्या? इसके बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बंद करा दोगे तो ऑफलाइन गैम्बलिंग भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी, जिसको फिर रोकना मीन्स एक तरीके से नामुमकिन कहा जा सकता है। जैसा कि हम लोग ने 2013 के आईपीएल फिक्सिंग वाला मैटर भी अभी डिस्कस नहीं किया, हालांकि वो पॉलिटी में डिस्कस किया जाएगा आपसे। बीसीसीआई का इशू था, उसमें जब डेफिनेशन ऑफ स्टेट आप पढ़ोगे तो बीसीसीआई डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आता है या नहीं आता है आर्टिकल 12 के अंडर में, उसमें आपको बताया जाएगा कि आईपीएल 2013 फिक्सिंग का केस आया था कि आईपीएल फिक्स हो गया था, उसमें ये जांच करने के लिए कौन सी कमिटीज़ बनी थी, ये सारा कुछ आपसे पॉलिटी में डिस्कस भी किया जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझो, कर्नाटका गवर्नमेंट ने बैन किया था, हाई कोर्ट ने मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि गेम 2 तरीके के होते हैं, आप गेम ऑफ चांस बंद कर दो ठीक, लेकिन गेम ऑफ स्किल आप नहीं बंद कर सकते, ठीक है। और अगर आप बंद भी कर रहे हो, मान लो, तो ऑनलाइन गैम्बलिंग की वजह से आप बंद कर रहे हो, केवल एक रीज़न दे रहे हो क्योंकि बच्चे पैसा लगा के कर्जे में डूब जा रहे हैं। लेकिन जो ऑफलाइन गैम्बलिंग हो रही है इसका क्या? मीन्स हाई कोर्ट ने पूछ लिया जो ऑफलाइन गैम्बलिंग हो रही है इसके बारे में क्या भाई साहब? और उसके बाद भी आप देखो तो आर्टिकल 19 में हमको राइट दिए गए हैं कुछ, इसमें से राइट टू फ्रीडम, ठीक, एक तो राइट टू फ्रीडम प्रोफेशन ऑफ
मतलब आप कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हो, कोई भी ट्रेड या बिजनेस कर सकते हो। तो जो ऑनलाइन गेमिंग की कंपनीज़ हैं वो उनका भी तो ये राइट है, तो आप इसका वायलेशन कैसे कर सकते हो? किसी का मीन्स आप बोल सकते हो जैसे आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया गया है, तो किसी के जीने का अधिकार है, किसी को किस तरीके से वो जीता है ये उसका अधिकार है। राइट टू इंटरटेनमेंट का अधिकार है, ठीक है। तो वो किस तरीके से अपनी लाइफ जी रहा है वो उसका अधिकार है, आप उसको क्यों रोक रहे हो? जैसे मीन्स हम लोग को पेरेंट वगैरह रोक देते हैं कि भैया चलिए अब गेम बंद करिए, अब अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट पेरेंट बनने की कोशिश कर रही थी, तो हाई कोर्ट ने कहा ऐसा संभव नहीं है। हालांकि ऐसे और भी केसेस आ चुके हैं, उसमें से तमिलनाडु गवर्नमेंट जब तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक्ट नल एंड वाइड घोषित किया गया था, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसके बारे में आया नहीं है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तो उसको हम लोग फाइनल मानेंगे और उसी को आगे लेकर फ्यूचर में चलेंगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिलहाल के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि हाई कोर्ट ने कर्नाटका गवर्नमेंट से कहा आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। रेगुलेट कर सकते हो, प्रोहिबिट नहीं कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये सारे आर्टिकल समझ में आ गए होंगे फ्रेंड। चलिए जल्दी से न्यूज़ वाला सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़ में आज क्या क्या आया है। न्यूज़ में फ्रेंड ये राहुल बजाज जी थे जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, हम लोग ने डिस्कस भी किया था। इन्होंने बजाज का स्कूटर आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था टू व्हीलर्स में, ठीक है। बहुत ही पुराने समय से बजाज कंपनी चलती हुई आ रही थी। इन्होंने बोला था कि अगर रूरल एरियाज़ में वुमेन को कुछ पावर दी जाए, कुछ एम्पावरमेंट किया जाए या कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए तो वुमेन बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं, एज अ लीडर काम कर सकती हैं। लेकिन हम लोग कभी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड ही नहीं कराते, इसलिए वो लोग काम करने में असक्षम रह जाती हैं। इन्होंने कुछ स्कीम्स भी चला रखी थी, उसके बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। जैसा कि रसिया और यूक्रेन का मैंने मुद्दा आपको समझाया है, उसी के चलते कुछ सैंक्शंस पुतिन साहब को फेस करने पड़ रहे हैं। क्रूड ऑयल फ्रेंड हम लोग खरीद के ज़्यादातर कच्चा तेल लाते हैं, उसी से हम लोग केरोसिन जो है, उसी से हम लोग पेट्रोल डीजल सब एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी से हम लोग निकालते हैं। हम लोग लाते हैं कच्चा तेल खरीद के, ठीक है। तो कच्चा तेल हम लोग खरीद के लाते हैं, इसीलिए इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा हाई हो जा रही है इस समय। तो ऐसा बोला जा रहा है कि रसिया से भी हम लोग ज़्यादातर लेते थे, तो अब जो है रसिया में जब ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आ गई हैं तो हो सकता है कि इसका प्राइस फिर से इंक्रीज़ हो, ठीक। यहाँ पे फ्रेंड जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो कह रही हैं डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, बातचीत करके मामला सुलझा दो, ठीक। इंडिया अपना, जैसा हमने डिस्कस किया था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफ़गानिस्तान को बीट भेजने वाला है 50 टन, ठीक। ये हम लोग ने डिस्कस किया था पूरा डिटेल मैनर में। तो ये जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत प्रोवाइड करा रहा है अफ़गानिस्तान को, ठीक। इसमें फ्रेंड जो डिलिमिटेशन कमीशन है बहुत ही डिटेल मैनर में कवर किया गया था द हिंदू एनालिसिस में। इसमें 2 महीने और एक्सटेंड कर दिए गए हैं कि अच्छे से एलोकेट करिए। डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बैठाया जाता है? एवरी सेंसस के बाद बैठाया जाता है कि जो मीन्स जो जैसे अगर एक यूनियन टेरिटरी, एक ही स्टेट में अगर कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं तो सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में जो रिप्रेजेंटेशन हो बराबर का हो। मीन्स अगर ये हम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड कर देते हैं किसी स्टेट को, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का जो पॉपुलेशन है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के पॉपुलेशन से मीन्स प्रोपोर्शन में हो। तो क्या होगा फ्रेंड कि जितने मेंबर वोट देके यहाँ के कैंडिडेट को जिताएंगे उतने ही मेंबर वोट देके यहाँ के कैंडिडेट को जिताएंगे। अगर उतने ही नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम ऑलमोस्ट उतने हो जाएं, ठीक। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पेगासस वायरस का केस दूसरे दिन सुनने को कह रहा है। मीन्स 25 तारीख को हम लोग बात करेंगे कि क्या आया है न्यूज़। पेगासस होता क्या है? आपके फ़ोन पे SMS आएगा या व्हाट्सएप आएगा या मैसेज आएगा, इसके थ्रू वो आपके सारे डाटा को हैक कर सकता है, ठीक। और ये सारे डाटा आपको अटैकर के पास भेज सकता है, आपके सारे डाटा को अटैकर के पास भेज सकता है। चलिए फ्रेंड आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे 254 स्टूडेंट्स वहाँ यूक्रेन से वापस आने की बात कर रहे थे, तो एयर इंडिया उनको लाने की बात कर रही है। यहाँ पे फ्रेंड आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को, ठीक है, जो नागालैंड और मणिपुर में हमने केस देखा था कुछ दिनों पहले, तो उसमें जो होम मिनिस्ट्री ने था उसने 45 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन 45 दिन में जवाब नहीं आ पाया है। तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट होता क्या है? ये बहुत ही पुराना एक्ट है फ्रेंड, ब्रिटिश के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। इसके तहत गांधी जी भी जेल जा चुके हैं। तो हम लोगों को तो इसको वैसे ही नहीं लागू करना चाहिए था, लेकिन अभी भी जो मीन्स जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं उनमें ये एक्ट लागू हो रहा है। तो उसके चलते क्या होता है कि ये आर्मी को बहुत ज़्यादा पावर दे देता है। आर्मी क्या कर सकती है? किसी को बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है, उसके ऊपर एक्सट्रीम फोर्स लगा सकती है, मीन्स एक्सट्रीम फोर्स यूज़ कर सकती है, किसी के घर में जाके जांच पड़ताल कर सकती है। मीन्स एकदम आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पावर आर्मी को दे दी जाती है, ठीक है।
तो इससे क्या होता है कि अभी जब मतलब नागालैंड में कुछ लोग जो है ग्रुपिंग वगैरह थी, तो वो अपना कुछ सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे थे, मीन्स अपना मना रहे थे कुछ फेस्टिवल वगैरह, लेकिन किसी के द्वारा गलत ही इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। तो उसके चलते क्या हुआ कि आर्मी यहाँ पे पहुँची और इसने मतलब शूट कर दिया और इसमें कई लोगों की जान चली गई। तो उसके चलते कुछ जो औरतें थी वो मतलब कपड़ा उतार के प्रोटेस्ट करने लगी। उसके चलते हमारा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही मजाक भी उड़ा था। इसी के चलते होम मिनिस्ट्री ने 45 दिन के अंदर जवाब मांगा था, लेकिन 45 दिन के अंदर जवाब नहीं जा पाया। ठीक, ये फ्रेंड जो है यहाँ पे बात की जा रही है कि टेंशन दूर किया जाए रसिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत करके। हिजाब रो के बारे में फ्रेंड, जो पेटिशनर थे हिजाब रो के केस का, उनके फादर जहाँ जिस होटल में रुके थे उस होटल में पत्थर वगैरह फेंक के उस होटल के मतलब तोड़ फोड़ किया गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि हमारे कंट्री में जहाँ सेकुलरिज्म की बात की जाती है वहाँ पे अगर इस तरीके से होता है, मीन्स अगर आप अपने बारे में सोचो तो आपको धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको धर्म को लेके नहीं चलना चाहिए। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा फ्रेंड इस पूरे न्यूज़ के बारे में। आपको एक पार्ट और मिलेगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में। तो आई होप आपको इतना लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।